स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है हमारा। हमने पिछले एपिसोड में इस चैप्टर की शुरुआत करी थी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको बताया गया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चलने के माध्यम अलग अलग होते हैं, हवा से भी चलेगी, पानी से भी चलेगी, कांच से भी चलेगी, लेकिन तीनों में जब चलेगी तो उसकी चाल में अंतर आएगा। चाल में जब अंतर आता है तो प्रकाश अपनी दिशा से भटक जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है और उसी मुड़ने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद से हमने पॉइंट पढ़ा था सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन और विरल भी आपने अच्छे से समझा था कि सघन जिस पदार्थ के कण पास पास हो, विरल जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हो। आपके 10th क्लास में सघन और विरल कैसे समझा जाता है उसको भी थोड़ा देखिए। सघन के बारे में कहा जाता है कि जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से चले उसे विरल कहते हैं और जिस माध्यम में प्रकाश धीरे धीरे चले उसे सघन कहते हैं। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी वो सघन होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी वो विरल हो जाएगा। आप खुद से सोचिए कि आपको दौड़ना हो तो खाली रोड पे बहुत तेज दौड़ते हैं, बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो, खाली जब सड़क होता है उस पर आपकी साइकिल तेज चलती है और जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपकी साइकिल धीरे धीरे चलती है। सघन मतलब ज्यादा भीड़ वाली। तो माध्यम हमारे 3 मुख्यतः बताए गए थे, हवा, पानी, कांच। उस डेफिनेशन के आधार पर इसको समझें कि कौन सघन है कौन विरल है। हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पानी में 2.25, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सब सेम है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नीचे भी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये बराबर है तो थोड़ा सा इसको हटा के हम लोग हल्के इजी वे में समझें। ई है 3, ई है 2.25, ई है 2। प्रकाश की चाल हवा में 3 रहेगी, पानी में 2.25 रहेगा और कांच में 2 रहेगा। तो सबसे तेज चाल किस में रह रहा है? तो हवा में। हवा और पानी के बारे में कहा जाए कि कौन सघन है कौन विरल है, तो चाल इसका अधिक तो ये विरल हो जाएगा और चाल इसका कम तो ये सघन हो जाएगा। यही पे अगर कहा जाए कि पानी और कांच में बताइए, तो पानी और कांच में चाल किसमें कम है? इसमें कम है तो ई विरल होगा। नहीं, ये कांच में बहुत कम है तो ये सघन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका विरल। इन दोनों में पूछा जाए तो ये विरल ये सघन, इन दोनों में पूछा जाए तो ये विरल ये सघन। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो विरल होगा, सघन होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो सघन होगा। सघन में प्रकाश की चाल कम, सघन में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से भागेगा उसे विरल कहेंगे और जिस माध्यम में प्रकाश धीरे धीरे भागेगा उसे हम सघन कहेंगे। तो यहाँ पे हम 2 माध्यम ले लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए। बताया गया है कि जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाएगा ना तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। एक बर्तन में पानी रखा गया है और ये पानी के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इसको? ये हवा है और अंदर क्या है? ये पानी है। अभिलंब आपको बताया गया था कि अभिलंब एक रेखा होती है जो दोनों माध्यमों को सतहों पर लंब होती है। दोनों हवा और पानी मिलकर इसी लाइन पर मिल रहा है तो इस पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा को हम अभिलंब कहेंगे। हवा से प्रकाश अगर आता है ना तो ये जाना चाहिए ऐसे इसको, लेकिन ये ऐसे न जाएगा, ये क्या होगा? ये इधर मुड़ जाएगा। बताया गया है कि जब विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। हवा विरल है, पानी सघन है, तो हवा से जब पानी में एंट्री मारा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया और अब इधर से किरण आई है और इधर गई है। इसी के उल्टा हवा ऊपर था, हवा ऊपर है, पानी नीचे था, पानी नीचे है। मानते हैं कि हम इस बर्तन के अंदर एक टॉर्च लगा देते हैं तो प्रकाश निकल के बाहर जाएगा ना। प्रकाश मान लीजिए कि अब की बात इधर से इधर जा रहा है, ये अभिलंब हमारा हो गया। प्रकाश ये गया, जाना है, इसको आना नहीं है, तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। पानी से हवा तो पानी तो सघन होगा, हवा तो विरल होगा,
सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। अभिलंब जो है ना, इसकी ओर नहीं, इससे दूर भागेगी। ऐसे देखिए, गैप इसमें ज्यादा हो रहा है, गैप इसमें कम हो रहा है। जितना गैप होना चाहिए उससे गैप कम हो गया, जितना गैप होना चाहिए उससे गैप अधिक हो गया। तो जब विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, और जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर भाग गई। ये सघन और विरल में कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है आपने जाना। ठीक इसी तरीके की कहानी कांच और पानी की भी होती है, कांच और हवा की भी होती है। बस इतना आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कॉपी में कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दो माध्यम को आपको दिया जाए, पूछा जाए कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि उससे दूर मुड़ेगी। मान लीजिए हमने ले लिया पानी से कांच, पानी से कांच, पानी तो पक्का विरल है और ये सघन है, तो विरल से सघन में जा रही है तो फटाक से लिख देंगे अभिलंब की ओर। कांच से पानी अभिलंब से दूर। तो विरल और सघन में कैसे प्रकाश चलती है, क्या चेंजिंग आती है, लगभग आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगले एपिसोड में फिर बताया जाएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हमने कराया था तो परावर्तन में हमने जाना था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये चीजें हमको इसमें भी जानना है। इसमें भी हमको जानना है आपतित किरण, परावर्तित किरण इसमें नहीं होगी, इसमें होगी अपवर्तित किरण। उसके बाद से होगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के बाद से होगा अभिलंब। दो कोण इसमें बनेंगे, एक बनेंगे आपतन कोण बनेगा और एक अपवर्तन कोण बनेगा। जगह की कमी है, इंग्लिश हम नहीं लिख रहे, इंग्लिश आपको मिल जाएगा नोट्स में। आपतित किरण, बस सीधी डिफिनेशन पीछे वाले उठा लीजिए कि जो किरणें आती हैं आपतित किरण कहलाती है। आने वाली किरणें यही है, आपतित किरण ये हो जाएगी, इसमें आपतित किरण ये हो जाएगी। जो आ रही है वो आपतित किरण, और जो अपवर्तित होकर के निकल रही है वो अपवर्तित किरण। तो अगर हम इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको हम कहेंगे इस किरण को अपवर्तित किरण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जब प्रकाश की किरण मुड़ती है, उसी मुड़े हुए किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का डेफिनेशन सेम रहेगा पिछले चैप्टर के जैसे कि आपतित किरण जिस बिंदु पे आकर पड़ती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। माइंड सेट कीजिएगा, यहां पे समझ में आ जाएगा सब। डेफिनेशन लिखने की बहुत भी जरूरत नहीं है। आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी कि मुड़ के जाने वाली किरण, आपतन बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती। अभिलंब, अभिलंब तो बहुत आसान है, पीछे वाला डेफिनेशन उठा लीजिएगा आप। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, या दोनों माध्यमों के सतहों पर गिरे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण पीछे वाले चैप्टर में बताया गया था, यही तो है ना आपका। आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण जाती है, बीच में अभिलंब होता है, इधर ही कोण होता है, इधर बनता है। आने वाले किरण की ओर वाले कोण को आपतन कोण, और जाने वाले किरण के ओर जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक वैसे इसमें आने वाली किरण और अभिलंब मिलके जो कोण बनाते हैं, इस कोण को हम नाम देते हैं आपतन कोण। और अभिलंब के साथ जो यहां कोण बनता है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ये होता है अपवर्तन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण। इंग्लिश अगर दिखाई देता है तो लिख सकते हैं आप, इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे,
इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आने वाले किरण को आपतित किरण, मुड़ के जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु। दोनों माध्यमिक सतहों पे जो लंब डाला जाता है वो अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं अपवर्तन। इन चीजों को जानना था। ये चीज हम जब जान जाएंगे तो इसके बाद से हमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझना आसान। आज चैप्टर को हम इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं। इसमें जो चीजें समझ में नहीं आई हो, अगर आपको समय मिले तो खूब अच्छा से एक डायग्राम बनाइए। दो माध्यम लीजिए, पानी, हवा, हवा कांच, कांच पानी, दोनों को लेकर के उसमें एक बड़ा सा डायग्राम बना करके उसमें इन चीज़ों को दिखाते हुए हमें व्हाट्सएप कीजिए। इंतजार रहेगा आपका। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।